Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of comparison between trial of magistrate and trial of session court or high court. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. जैसा कि आप सबको पता है कि पहले हमने मैजिस्ट्रेट के ट्रायल को डिस्कस किया था और फिर सेशन कोर्ट के ट्रायल को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि सेशन कोर्ट का ट्रायल और मैजिस्ट्रेट का ट्रायल तकरीबन सेम है. आज हम इनके दरमियान कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे. कंपैरिजन मीन्स कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं. जब भी वर्ड कंपैरिजन यूज़ होता है तो इट मीन्स कि आपने सिमिलैरिटीज़ भी बतानी होती हैं और डिफरेंसेस भी. सो इस वीडियो में भी हम मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में डिफरेंसेस भी देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है. सिमिलैरिटीज़ तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस स्लाइड से डिफरेंस है. सो वन बाय वन पहले मैजिस्ट्रेट का ट्रायल और फिर उसको कंपेयर करते हुए सेशन कोर्ट के ट्रायल के साथ देखते हैं. एज यू ऑलरेडी नो कि मैजिस्ट्रेट का जो ट्रायल है वो CRPC के चैप्टर 20 के अंदर स्टार्ट होता है और सेक्शन 241 से सेक्शन 249A तक मैजिस्ट्रेट के ट्रायल को एक्सप्लेन किया गया है. ऑन दी अदर हैंड सेशन कोर्ट का जो ट्रायल है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 265A से 265N चैप्टर 22A के अंडर. मैजिस्ट्रेट ट्रायल का जो पहला सेक्शन था 241, उसमें ये कहा गया था कि जितना भी प्रोसीजर हम 249A तक पढ़ेंगे वो प्रोसीजर फॉलो होगा मैजिस्ट्रेट के ट्रायल के केसेस में. जबकि सेशन कोर्ट के ट्रायल में पहली बात ये नहीं की गई, बल्कि पहली बात सेक्शन 265A कहता है कि जितना भी ट्रायल सेशन कोर्ट के सामने चलेगा जो पुलिस रिपोर्ट से इनिशिएट हुआ है उसमें जो प्रोसिक्यूशन होगा वो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा. जबकि ट्रायल ऑफ मैजिस्ट्रेट में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी. फिर सेशन कोर्ट के ट्रायल में 265B में ये बताया गया है कि जितना भी प्रोसीजर 265N तक पढ़ेंगे वो सेशन कोर्ट के ट्रायल में फॉलो होगा. अब प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से हुआ? प्रोसीजर स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन 241A से. सेक्शन 241A किसके बारे में बताता है? वो बताता है सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट टू दी एक्यूज्ड. जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब भी कोई केस इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें पहली जिम्मेदारी होती है कि एक्यूज्ड को तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं. सो हमने पढ़ा था कि पुलिस रिपोर्ट के केस में पुलिस की जिम्मेदारी होती है और कंप्लेंट के केस में कंप्लेनेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक्यूज्ड को ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा. अब सेक्शन 241A किन किन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा है? सेक्शन 244 के अकॉर्डिंग जितनी भी स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं 161 और 164 के अंदर, उनकी एक एक कॉपी और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपना फर्स्ट विजिट किया था प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ था और वहां से जो एविडेंसेस रिकॉर्ड किए थे उनकी स्टेटमेंट की कॉपी एक एक वो एक्यूज्ड को देगा. सेशन कोर्ट के ट्रायल में सेक्शन 265C में सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या कहा गया कि आप पहली चीज़ FIR प्रोवाइड करेंगे, FIR की एक कॉपी, फिर उसके साथ पुलिस रिपोर्ट जो हमारा चालान है उसकी एक कॉपी और फिर 161, 164 और IO ने जो एविडेंसेस रिकॉर्ड किए हैं वो प्रोवाइड करेंगे. यानी मैजिस्ट्रेट के केस में FIR और चालान का कोई चक्कर नहीं था, बल्कि सेशन कोर्ट में क्या कहा गया है कि इस ट्रायल में FIR की कॉपी भी देंगे और पुलिस रिपोर्ट की कॉपी भी देंगे. अब जब ये डॉक्यूमेंट्स एक्यूज्ड को सप्लाई कर दिए तो उसके बाद पहली जिम्मेदारी क्या थी? सेक्शन 242 के अंदर मैजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम करना था. सेक्शन 242 के अकॉर्डिंग जब एक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो मैजिस्ट्रेट एक फॉर्मल चार्ज फ्रेम करेगा रिलेटिंग टू द ऑफेंस ऑफ विच ही इज एक्यूज्ड. वो एक फॉर्मल चार्ज फ्रेम करेगा, उसको ऑफेंस के बारे में बताएगा कि आप पर ये चार्ज लगा है और फिर उससे पूछेगा कि क्या वो इस चीज़ को एडमिट कर रहा है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं.
तो दूसरी साइड सेशन कोर्ट के ट्रायल में अगर हम आए तो वहां पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का वर्ड नहीं लिखा गया। सेक्शन 265D कहता है व्हेन चार्ज इज टू बी फ्रेम्ड, कब चार्ज फ्रेम होगा, यानी कि सेशन कोर्ट के अंदर हर केस में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का चक्कर नहीं होगा। हर केस में सेशन कोर्ट चार्ज फ्रेम नहीं करेगी, बल्कि पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद या इन केस ऑफ द कंप्लेनेंट की हर चीज़, डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट को देखने के बाद अगर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि वाकई कोई ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कि किसी शख्स को कन्विक्ट किया जाए, तो फिर वो चार्ज फ्रेम करेगा, अदरवाइज वो केस को वहीं पर स्टॉप कर देगा। तो मीन्स टू से कि यहाँ पर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट नेसेसरी है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तब चार्ज फ्रेम होगा, वरना फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हर केस में नेसेसरी नहीं है। मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में क्या है, चार्ज फ्रेम होना कंपलसरी है। अब जब चार्जेस फ्रेम हो गए उसके बाद हमने पढ़ा था कि दो सिचुएशन अराइज होती हैं। सेक्शन 243 में प्लीड गिल्टी या नॉट टू प्लीड गिल्टी की बात हुई है। प्लीड गिल्टी और नॉट टू प्लीड गिल्टी से क्या मुराद है कि जब एक्यूज्ड से पूछा जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो अगर वो कहता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, वो प्लीड गिल्टी कर लेता है सेक्शन 243 के अंदर, तो फिर उसकी उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। जो वो कन्फेशन कर रहा है अपने ऑफेंस कमिट करने की, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उस एक्यूज्ड को एक शोकॉज नोटिस भी इशू किया जाएगा, यानी अलोन उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट पे आप उसे कन्विक्ट नहीं कर सकते, बल्कि मैजिस्ट्रेट ट्रायल में कंपलसरी है कि उसे एक शोकॉज नोटिस इशू किया जाएगा कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई करे। जबकि सेशन ट्रायल के अंदर 265E प्लीड गिल्टी की बात कर रहा है और सेक्शन 265A में सिंपली यही लिखा गया है कि अगर एक्यूज प्लीड गिल्टी कर लेता है तो उसकी उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर कोर्ट उसे कन्विक्ट कर देती है। यहाँ पर शोकॉज नोटिस का कोई कंसर्न नहीं है। सेशन कोर्ट विदाउट एनी शोकॉज नोटिस वो क्या करती है, एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर देती है। अब प्लीड गिल्टी हो गया, कन्विक्ट हो गया, शोकॉज नोटिस इशू हो गया, उसके बाद उसे कन्विक्शन होगी। अब दूसरी सिचुएशन, जब वो प्लीड गिल्टी नहीं करता, जब वो अपने ऑफेंस को एडमिट नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा। सेक्शन 244 फिर बताता है कि फिर ट्रायल स्टार्ट होगा और एविडेंसेस बाकायदा रिकॉर्ड किए जाएंगे, प्रोसिक्यूशन साइड से भी और एक्यूज्ड के साइड से भी, और फिर वो अपने डिफेंस में एक्यूज्ड जो भी कहेगा उस सबको रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर इन सबको कंपाइल कर दिया जाएगा। सेक्शन 265F सेशन कोर्ट के ट्रायल में क्या कहता है कि जब एक्यूज प्लीड गिल्टी नहीं करता तो उसके बाद एविडेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। अब इस सेक्शन के अंदर 3-4 बातें लिखी गई हैं। पहली चीज़ कि अगर कोर्ट क्या करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से या इन केस ऑफ द कंप्लेंट वो कंप्लेनेंट से कहता है कि जितने भी लोग इस केस से वाकिफ़ हैं, जितने भी आपके गवाह हैं, उन सब के नाम कोर्ट में पेश किए जाएं और फिर जितने भी विटनेसेस के नाम दिए जाते हैं उनको समन भेजा जाता है कि वो आएँ और अपना एविडेंसेस रिकॉर्ड कराएं। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी विटनेस के बुलाने से कोर्ट के प्रोसीजर में डिले हो जाएगी या जस्टिस सही तरह से प्रोवाइड नहीं होगा, तो फिर कोर्ट उसको समन भेजने से रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि, और ये चीज़ वो बाकायदा एक रिटन मेंशन करेगा। फिर उसके बाद जब विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा प्रोसिक्यूशन साइड से, तो फिर एक्यूज्ड को कहा जाएगा कि क्या वो अपना कोई विटनेस पेश करना चाहता है, अपनी कोई एविडेंस लाना चाहता है। अगर तो एक्यूज्ड ये कहता है कि मैं अपनी एविडेंस लाना चाहता हूँ, तो एक्यूज्ड को मौका दिया जाएगा कि वो अपने डिफेंस में अपने विटनेसेस को पेश करे। फिर अब मैजिस्ट्रेट के ट्रायल की तरफ आ जाएं। जब सारा कुछ कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद सेक्शन 244A हमें बताता है कि जो स्टेटमेंट 164 के अंडर रिकॉर्ड होती हैं उनको एज एन एविडेंस के तौर पर लिया जाता है। यानी कि जितनी भी स्टेटमेंट विटनेसेस की जो स्टेटमेंट सेक्शन 164 के अंडर रिकॉर्ड हुई हैं उनके एज एन एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा। जबकि सेशन के ट्रायल की तरफ चले जाएं तो फिर प्रोसीजर क्या फॉलो हो रहा है
कि जब एक्यूज्ड की साइड से और प्रोसिक्यूशन की साइड से दोनों ने अपने अपने एविडेंस जमा करा दिए, उसके बाद सेक्शन 265G में कहा गया है कि कोर्ट उन्हें कहेगी कि वो अपने केस को सम अप करें, यानी कि प्रोसिक्यूटर भी अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट दे और डिफेंस साइड से भी कहा जाएगा कि वो प्रोसिक्यूटर के जवाब में अगर कुछ कहना चाहता है तो अपना डिफेंस लेकर आए, अगर उसने अपनी सफाई में कुछ कहना है तो। फिर मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में क्या हुआ, 164 की स्टेटमेंट भी एविडेंस के तौर पर हुई, तो सेक्शन 245 एक्विटल या कन्विक्शन से डील कर रहा है। और इसी तरह सेशन कोर्ट में सेक्शन 265H डील कर रहा है एक्विटल और कन्विक्शन से। एक्विटल और कन्विक्शन क्या हुआ कि अगर मैजिस्ट्रेट तमाम एविडेंस को, तमाम सबूतों को देखते हुए अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट नहीं किया तो फिर वो उसे एक्विट कर देता है, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है, उसने ऑफेंस कमिट किया है तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, तो फिर वो उसे सजा सुना देगा। इसी तरह सेशन के ट्रायल में भी यही होता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि इसने ऑफेंस कमिट नहीं किया तो उसे एक्विट कर देती है, और अगर लगता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है तो फिर उसको उसकी ऑफेंस की नेचर के हिसाब से सजा सुनाई जाती है। अब ये सब तो हमने देख लिया कि सजा होगी, उसके बाद क्या हुआ। फिर हमने सेक्शन 245A में बात की थी प्रीवियस कन्विक्शन की, कि अगर कोई एक्यूज प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो फिर क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो हमने मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में ये कहा था कि अगर कोई एक्यूज प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो उसकी उस प्रीवियस कन्विक्शन को रेलेवेंट कंसिडर किया जाएगा और उसकी सज़ा को प्रीवियस कन्विक्शन को देखते हुए बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है तो फिर उसकी सज़ा को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी तरह सेशन कोर्ट के ट्रायल में अगर हम देखें तो इस प्रीवियस कन्विक्शन के साथ जो हमारा सेक्शन डील कर रहा है वो सेक्शन 265I है। उसमें भी यही बात की गई है कि अगर एक्यूज प्रीवियसली कन्विक्टेड होता है तो फिर उसकी इस कन्विक्शन को रेलेवेंट कंसिडर करते हुए उसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाता है, और अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है तो फिर उसकी सज़ा को बढ़ाया नहीं जाता बल्कि उस ऑफेंस के अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाती है। फिर मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में क्या आ गया, आगे सेक्शन 247 जो कि डील कर रहा था नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, और सेक्शन 248 हमने इसको क्लब करके पढ़ा था अगर आपको याद हो। 248 डील कर रहा था विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट से। इन दोनों सेक्शंस में क्या कहा गया है कि इन केस अगर डेट ऑफ हियरिंग पे कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं होता, वो एब्सेंट हो जाता है, तो उस सूरत में प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाता है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ऑफेंस की नेचर ऐसी है कि वो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, तो फिर वो प्रोसिक्यूटर को कहता है कि इस केस को चलाना ज़रूरी है, भले कंप्लेनेंट प्रेजेंट हो या ना हो, इस केस को आगे ले जाया जाएगा। और 248 बात कर रहा था कि अगर कोई कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर देता है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो फिर वो एक्यूज्ड को एक्विट कर देता है। उसके बाद थी सेक्शन 249 जिसमें हमने कहा था कि नॉर्मल केसेस में अगर वो बेलेबल हैं और नॉन कॉग्निजेबल हैं तो अगर कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं होता तो प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दिया जाता है। स्टॉप करने का मतलब है कि उन पर स्टे लगा दिया जाता है, उनको टोटली ख़त्म नहीं किया जाता, और फिर एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाता है। और एक्विटल का जो स्टेटस है एक्यूज्ड का वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से उसे बेल पर रिहा किया गया है, कि जब भी कभी कोर्ट उसे बुलाएगी तो वो कोर्ट में प्रेजेंट होगा और फिर प्रोसीडिंग्स वहीं से प्रोसीड करेंगी। फिर अब सेशन कोर्ट के ट्रायल की तरफ चले जाएं तो सेशन कोर्ट के ट्रायल में 265I के बाद आता है सेक्शन 265J। सेक्शन 265J में अब कहा गया है कि जो 164 की स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल है और उन स्टेटमेंट को एज एन एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, ये बात हमने मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में पहले पढ़ी थी, यहाँ पर ये कन्विक्शन और एक्विटल के बाद का सेक्शन है, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल वही है। फिर 249A डिस्कस किया था कि मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो एक्यूज्ड को केस के किसी भी स्टेज पर रिहा कर देता है अगर उसे लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। अब वो स्टेज कोई भी हो सकता है, बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, या बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। इसी तरह सेशन कोर्ट
के ट्रायल में सेशन कोर्ट के पास सेक्शन 265 के अंडर ये पावर है कि वो एक्यूज को किसी भी स्टेज पर रिहा कर सकता है। अब वो स्टेज वही कोई भी हो सकती है, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, जैसे भी मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है। ये हमने कंपेयर किया मैजिस्ट्रेट के ट्रायल को सेशन कोर्ट के ट्रायल के साथ। तो आपने देखा कि काफ़ी हद तक ये ट्रायल सिमिलर है, कुछ स्लाइड से डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। और वो डिफरेंसेस कौन से हैं कि जब डॉक्यूमेंट्स की सप्लाई की बारी आती है तो सेशन कोर्ट के ट्रायल में एफआईआर और चालान रिपोर्ट भी दी जाती है एक्यूज्ड को। फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात की तो मैजिस्ट्रेट की ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कंपलसरी है, जबकि सेशन कोर्ट के ट्रायल में हर केस में कंपलसरी नहीं है, बल्कि अगर कोई ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कोर्ट के अकॉर्डिंग तो फिर चार्ज फ्रेम होगा। इसी तरह जब प्लीड गिल्टी की बात हुई तो हमने कहा कि मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में शो कॉज नोटिस मस्ट है, सेशन कोर्ट के ट्रायल में शो कॉज नोटिस ज़रूरी नहीं है, जस्ट कन्फेशनल स्टेटमेंट पर उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब एविडेंसेस की बात आई तो उसमें हमने कहा कि मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में कोर्ट प्रोसिक्यूशन को नहीं कहेगा कि वो विटनेसेस के नाम प्रोवाइड करे, जबकि सेशन कोर्ट के ट्रायल में प्रोसिक्यूटर को और कंप्लेनेंट को कहा जाता है कि वो अपने विटनेसेस के नाम प्रोवाइड करे। फिर कोर्ट उनको समन भेजती है और वो फिर आके अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की कि समिंग अप की एक अलहदा से सेक्शन है, जबकि मैजिस्ट्रेट के ट्रायल में समिंग अप उसी रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस के सेक्शन में डिस्कस किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो आपने माइंड में रखने हैं। बाकी तमाम प्रोसीजर वही है, सेक्शंस का डिफरेंस है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मैजिस्ट्रेट के ट्रायल और सेशन कोर्ट के ट्रायल को हमने कंपेयर किया है। आई होप कि आपको ये कंपैरिजन समझ में आया होगा। अगर आपने मेरी इस वीडियो को और पिछली दोनों वीडियोस को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।